नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज का हमारा विषय है असुरक्षित नौनिहाल। देखिए, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बार हम और चर्चा में बैठे थे जब हमने बाल श्रम पर बात की थी और आज असुरक्षित नौनिहाल, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। एक तो उनकी सेफ्टी, दूसरा छोटे छोटे बच्चों को हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में भी देखा है जो नहीं होनी चाहिए। देख के लगता है कि उनको रोका जाए, पर सवाल यही आते हैं कि उनको कैसे रोका जाए। उनको देखने वाला कोई नहीं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं और उन्हें उस तरफ धकेलने वाला कौन। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है आज इस चर्चा में निकल कर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि नौनिहालों के लिए मुझे लगता है कौन सबसे ज़्यादा सोचे, क्यों इनकी ये स्थिति होती है, क्या रेशो है। हम विस्तार से आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक बात और बता दें कि हमारे खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए है और जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है। आपके यदि कोई सुझाव हो, आपके यदि कोई विचार हो, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर देखकर कॉल कर सकते हैं और अपना सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं ताकि जिम्मेदारों से भी इसका जवाब लिया जा सके। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश चौहान जी हैं, सदस्य हैं मध्य प्रदेश बाल आयोग के। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज जिस तरीके से हम बैठे हैं कि बच्चों की बात की जाए तो सबसे पहले बात ये आती है कि उनको शिक्षा बहुत अच्छी मिले। हर माता पिता सोचते हैं बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तो उसके बाद वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। अब उसके बाद उनकी परवरिश कैसी है, एक पूरा भविष्य आप सोचिए, छोटी उम्र से बड़े तक की बात करें, बहुत एक टफ उनको पालन पोषण में चीज़ें चाहिए होती। लेकिन आज की जो हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ हैं, या बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर राखी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वर्तमान में हम जो स्थितियां देख रहे हैं, जो बच्चों के लिए जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं समाज में और जो तरीके अपराधी अपनाते हैं, उसे देखकर कई बार मन विचलित हो उठता है। कहीं ना कहीं बच्चे, मैं समझता हूँ, सॉफ्ट टारगेट होते हैं और सॉफ्ट टारगेट होने की वजह से ज़्यादातर अपराधी इनको ही टारगेट में लेता है, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति मतलब अब बचपन एक बहुत मासूम, जिसे कहते हैं हम, कि मासूमियत होती है उनके अंदर, वो नहीं समझते अच्छा बुरा क्या है, तो कहीं ना कहीं वो उपयोग में भी चले जाते हैं और उनके साथ भी बुरा हो जाता है। ऐसी स्थितियां कई बार देखने को मिलती है। अब चूंकि अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा, हमारे जो परिदृश्य में हम शिक्षा के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण होती है। जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो वो समझते हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो टीनेजर हों। और जब वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं, ज़्यादातर इन्हीं बच्चों को टारगेट बनाया जाता है। जो अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं वो ऐसे बच्चों को टारगेट बनाते हैं जो समाज में पिछली तबके में होते हैं, या जो सबसे नीचे तबके में होते हैं, जो शिक्षा से दूर होते हैं, जो ड्रॉप आउट होते हैं, या इस तरीके के बच्चे जो देखरेख संरक्षण में जो रहते हैं, निचली बस्तियों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध होने की संभावनाएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है समाज के लिए, हम सबके लिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदारी सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल। तो असुरक्षित नौनिहालों पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। ब्रजेश जी, एक बात और है, एक तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वाकई में बच्चे बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और इसीलिए क्योंकि वो उतने समझदार नहीं होते हैं, तो उनके साथ गलत चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। हम अमूमन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो क्राइम में आती है, बच्चों के साथ होती हैं। एक इसका पहलू मुझे लगता है ये भी है कि बच्चों को जब किडनैप, बहुत सारी हमने देखी, किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनसे गलत चीज़ें भी करवाई जाती हैं। आप देखिए कितनी बार हमने देखा है कि रेकी होती है, छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं, वो चोरी करके चीज़ें ला रहे हैं। मतलब आप उनको किस तरह धकेल रहे हैं, या तो उनके माँ बाप करवा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है या जिनको यही करना है, या जिनका माइंडसेट क्राइम की तरफ ही है, या तो ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता ही नहीं हैं और शायद वो एक ऐसे हाथ में चले गए हैं, ऐसे हाथों में हैं जहां पर शायद उनका भविष्य कभी सुधरेगा नहीं। इस तरह का, क्योंकि आप बाल आयोग में भी हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर किन केसेस में देखने को मिलती हैं? देखिए, ये जो आपने बात कही कि ये वो बच्चे होते हैं जो सबसे ज़्यादा या तो इन्हीं के परिजन इनके माध्यम से इस तरीके के अपराध को जन्म देते हैं या कराते हैं,
और उन बच्चों को कोई बोध नहीं होता अच्छे बुरे का, तो उनका इस्तेमाल किया जाता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं। दूसरा, अमूमन ये देखने में आया है कि वास्तव में जो जैसे हम देखें कि स्टेशन पे, बस स्टैंड के पास या ऐसे एरिए में जहां इन बच्चों को भिक्षावृत्ति की तरफ धकेला जाता है, भिक्षावृत्ति इनसे करवाई जाती है। कई ऐसे ग्रोह गैंगस मतलब गैंग कहें जो इसके रूप मतलब एक काम करती है सामूहिक तरीके से, इन बच्चों से अपराध कराती है। नशा जो है वो बच्चों को नशे की आदत डालती है और फिर वो नशे में इस तरीके का अपराध हमारे छोटे बच्चों से कराए जाते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं, एक दो कैटेगरी है इन बच्चों की। एक तो ये कि वो निचली बस्ती के जो बच्चे हैं जो अशिक्षा से दूर है कहीं ना कहीं। एक वो है जो जिनके परिवार में या कोई नहीं है, या माता नहीं है, पिता नहीं है, या दोनों नहीं है, उस स्थिति में भी वो अपराध की तरफ चले जाते हैं, उनका उपयोग होने लगता है। इन सब चीज़ों के लिए हम कहीं ना कहीं समाज या केवल शासन नहीं, सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है, समाज की भी जिम्मेदारी होती है, कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी होती है। अक्सर हमारे सामने ये देखने में आया है, कई बार हम जब निकलते हैं दौरे पर, कई देखते हैं, कई जिलों में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भिक्षावृत्ति में कुछ पर्टिकुलर सामाजिक व्यवस्था के तहत जैसे घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, जिन्हें लोहा पीटना कहा जाता है, या ऐसे लोग जो है वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी मतलब माएँ जो है छोटे बच्चों को लेकर भीख मंगवाती है। कई बार हमने इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, कई बार हमने इकट्ठे एक साथ जो है वो मंदिर पे हमने शिविर लगाया, हमने बेंच लगाई और हमने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया। अब हमारे सामने कई बार परेशानी, व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि हम इन बच्चों को रेस्क्यू कर लें, उठा भी लें, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, उनको परिवार की आवश्यकता होती है। तो अब जब उनके अपने परिजन इस तरीके के अपराध में शामिल है, उनकी एक माइंड सेट है कि हम इन बच्चों को हथियार बनाकर हम इनसे क्राइम करा लेंगे, इनसे अपराध करा लेंगे, इस तरीके से वो उनका दुरुपयोग करते हैं। फिर हमने कई बार उनके खिलाफ भी सोचा कि इस तरीके के अपराध पंजीबद्ध कर दें, तो कहीं ना कहीं फिर वो बच्चों के सामने ये समस्या आ जाती है कि ये कैसे खाएंगे पिए, कैसे रहेंगे, उनका जीवन कैसे यापन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका सर्वोत्तम हित है, उनका जो जीवन यापन है वो उनके परिवार में ही होता है। ये कानून ने भी कहा है और ये वास्तविक सच्चाई है। तो हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि कहीं हम इनको उठाकर बंद कर देंगे या इनके ऊपर हम अपराध पंजीबद्ध कर देंगे या इनको हम 20 दिन जेल भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का फिर अहित होगा। हमारे सामने ये सबसे बड़ी व्यवहारिक परेशानी आ जाती है, तो हम उन्हें समझाइश देके कई बार छोड़ते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं समाज को अवेयर रहने की ज़रूरत है। समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज का हिस्सा हम भी हैं, आप भी हैं, और वो लोग भी हैं जो इस अपराध को जन्म दे रहे हैं, अपराध घटित करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। तो कहीं हमें अगर ऐसा लगता है, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक आम इंसान की हैसियत से हम इन अपराधों को रोकने में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। आप अगर ऐसा देख रहे हैं कि आपके सामने कोई इस तरीके का अपराध करा रहा है, तो हमें एक फ़ोन 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन होती है उस पर हम लगा सकते हैं, उसको सूचना दे सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी भागीदारी में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जहां असुरक्षित हैं, उनको हम सुरक्षित जगह पहुंचा सकते हैं। सपोज करिए कि हमने स्टेशन पे कोई ऐसी हमारे सामने घटना देखी कि कोई बच्चा अकेला जा रहा है या कोई उसको लेके जा रहा है, या 2 बच्चों को 4 बच्चों को लेके जा रहा है, और हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ बच्चे असहज हैं, कुछ अलग स्थिति में दिख रहे हैं। तो ये हमने जब बात किया, तो कहीं ना कहीं हमको भी सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम तत्काल 1098 पर फोन लगाएं, 100 नंबर पर जानकारी दें। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ उन बच्चों के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम भागीदार बन सकते हैं। तो ये हमें रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें हमें शामिल होना पड़ेगा एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में। तो इस तरीके से हम उन बच्चों को रोक सकते हैं। देखिए, अपराध कहीं भी घटित हो सकता है, अपराधी बड़ा शातिर होता है, चतुर होता है, उसे पता है कि, और ज़्यादातर बच्चे जो है वो इस तरीके के, जब वो मोहल्ले में कहीं पड़ोस में घूम रहे होते हैं, आए दिन आप घटनाएं देख रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही, उसमें सबसे ज्यादा टारगेट वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं रोजाना जाते हैं, अकेले भूमिका में होते हैं, यानी कि वो मोहल्ले में घूम रहे हैं और चले गए, घूमते घूमते बस्ती के पास चले गए, स्टेशन के पास चले गए, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की नज़र में वो नहीं है और दूर चले गए थोड़े से, तो अपराधी रेकी कर लेता है, भांप लेता है कि बच्चा इस दिन से अकेले आ रहा है, उसको इसकी ज़रूरत है। कई बच्चों को नशे की लत डाल दी जाती है, उनको आदत डलवाई जाती है ताकि वो अपराध में सम्मिलित हो जाए। तो इन सब की कहीं ना कहीं हमको भी हमारी नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। हमको लगता है जरा भी कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, तो हमको उसके फोरम पर सूचना देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक बात और, जिस तरीके से ये तमाम चीज़ों के लिए बाल आयोग है,
प्रॉपर देखिए कंप्लेन होती है, बात हो सकती है, उसका समाधान निकाला जा सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। अभी जो हम चीज़ें देखते हैं, देखिए हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, सिग्नल्स पे भी हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी भिक्षावृत्ति कर रहे होते हैं। ये हमने टॉपिक अपने बाल श्रम में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया था, और आज क्योंकि नौनिहालों की बात निकली है तो बहुत ज़रूरी था ये विषय, क्योंकि एक तो क्राइम रेट जिस हिसाब से बच्चों को लेकर बढ़ा, ये बिल्कुल है, सॉफ्ट टारगेट होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि उनको किस तरीके से आप इन गतिविधियों में डाल रहे हैं। अब माता पिता हैं या कि कहीं और से वो इन चीज़ों में जा रहे हैं, इसके लिए यदि इसे रोकने की बात करें हम, तो रोकने के लिए हम कैसे रोक सकते हैं और किन चीज़ों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हेमंत कुमार ग्वालियर से। हेमंत, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद मैम जी मैम, आज के मुद्दे के ऊपर सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो हम देख रहे हैं बाल अपराध जिस तरीके से हो रहे हैं और इनको काम करने में और इनको कारखानों फैक्ट्रियों में धकेला जा रहा है, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। जो इनके अभिभावक, जो इनके पालक हैं, उन्होंने अपने समय पे शिक्षा ना करते हुए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, खुद अपना जीवन मजबूरी और नशे में निकाला, जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा का अभाव रहा, आर्थिक स्थिति तंग रही, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, उनका पालन पोषण नहीं हो पाया। ऐसे समय में समाज के हितकारी जो लोग होते हैं या समाज के प्रति जो उत्तरदायी लोग होते हैं, उनकी अनदेखी से सब मान के चलिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं और इस तरह जो नैनीहाल है, उनके प्रति जो कुपोषण और जो इनकी गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत गलत हो रही हैं। इसके प्रति समाज को और सभी लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, यहाँ पर इन्होंने एक बात यही रखी है कि माता पिता सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो नहीं सोचा, उन्होंने कभी नहीं किया, तो उन्हें लगता है कि आगे हम कर भी नहीं पाएंगे, तो बच्चों को भी इन चीज़ों में धकेल दिया जाए, लेकिन ये बहुत गलत है। मुझे लगता है देखिए एक एज लिमिट भी है, आप 14 साल से नीचे के बच्चों से ना तो कोई काम करवा सकते हैं, ना कोई एक्टिविटीज़ में उन्हें होना चाहिए। फिर भी हम देख रहे हैं कि उससे छोटे बहुत सारे बच्चों को हम चीज़ों में देखते हैं। आज देखिए कोई भी चीज़ें जब निकल कर आती हैं, क्या होता है, कोई भी क्राइम होता है तो उनको जो भी एक कानून यदि बना है कि छोटी उम्र के बच्चे ने यदि कोई क्राइम कर दिया या नाबालिग है उन्होंने क्राइम कर दिया, तो सबके लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन सवाल वही है सबसे बड़ा कि आखिर ये लोग उस चीज़ में क्यों धकेले जा रहे हैं या उस चीज़ में इनको क्यों भेजा जा रहा है। या तो ऐसे लोगों को प्रॉपर तरीके से एक कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको अलग से रखा जाए, उनके माता पिता यदि उनसे ये करवा रहे हैं, ये बात आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि परवरिश बच्चों की अच्छी माता पिता के साथ ही होगी, लेकिन जिनके माता पिता ही क्राइम कर रहे हैं या क्राइम में धकेल रहे हैं, तो फिर ऐसे माता पिता के साथ बच्चों को कैसे छोड़ा जाएगा? जी निश्चित तौर पर राखी जी, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो उनके परिजन हों, चाहे समाज के दूसरे हिस्से के लोग, सबसे बड़ी समस्या ये आती है व्यवहारिक तौर पर कि इसकी शिकायत करने कोई नहीं आता है। अगर कोई चीज़ है या हमने देखी है तो हम जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए बाल श्रम अगर हमारे सामने हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सूचना किसी फोरम पे दें, हम उस बच्चे की उस बच्चे को बाल श्रम से बचा सकते हैं। लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम ये देखते हैं कि यार ठीक है हमको क्या करना है और हम निकल जाते हैं देख के। ये बात बिल्कुल सच है कि समाज में कई बार ऐसी चीज़ होती है कि माता पिता ही इसके जिम्मेदार होते हैं, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, लेकिन निश्चित तौर पर इसके लिए कानून है, बच्चों का एक खुद का एक बहुत बड़ा अधिकार है, बच्चों का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और आयोग की निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, हम खुद से स्वतः संज्ञान लेते हैं। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, कई बार जब हमारे पास शिकायत नहीं आती और हमारी जानकारी में किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से भी कोई भी सूचना हमारे पास अगर आ जाती है तो हम स्वतः संज्ञान भी लेते हैं, और ये हमारे पास पावर है स्वतः संज्ञान लेने का। तो हम लगातार इस विषय पर काम करते रहते हैं और मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं किस बस्ती में बच्चे शिक्षा से छूट रहे हैं, कहाँ ज़्यादा बाल श्रम की संभावना है, उसको लेकर हम लगातार जिलों में भ्रमण करते हैं, वहाँ के शासन प्रशासन के साथ सबके साथ समन्वय मिलाकर उनके साथ बैठक करते हैं, उनके साथ रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से कहाँ ज़्यादा संभावनाएँ बाल श्रम की है, उसको हम कैसे रोकें। देखिए हम सभी के साथ साझा मिलकर प्रयास करेंगे तभी ये चीज़ें रुक पाएगी। तो उसके लिए हम लगातार आयोग प्रयास करता है, हर जिले में जाता है, हर जिले में बैठक लेते हैं, हम शासन प्रशासन के हर डिपार्टमेंट के साथ हम बैठ कर रणनीति बनाते हैं कि कैसे हमारे बच्चों को बाल श्रम से रोका जाए।
दूसरा, शिक्षा का अगर अभाव है तो कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, वहाँ हम शिक्षा विभाग को भी बुलाते हैं, वहाँ हम श्रम विभाग को भी बुलाते हैं, वहाँ महिला बाल विकास को भी बुलाते हैं, वहाँ शासन के जिम्मेदार लोग होते हैं, पुलिस को भी बुलाते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति होता है और हर डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति के साथ हम मिलकर, सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाते हैं साझा, कि किस तरीके से हम बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, उनकी देखरेख अच्छी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आयोग लगातार काम कर रहा है और भी हमारे कई डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार वही कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, शासन प्रशासन अपना काम हमेशा करता है, आगे भी करेगा और करता है। कहीं चूक हो सकती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, शासन में भी कई तरह के लोग होते हैं, वो भी समाज के लोग होते हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं चूक हो सकती है। लेकिन समाज की एक बहुत महती भूमिका है, समाज इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है और समाज से ही अपराधी होता है और समाज से ही बचाने वाला होता है और समाज ही इसको लेके काम करती है। तो मेरा ऐसा आप लोगों से चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई घटना घटित दिखती है तो निश्चित तौर पर आपको उसकी तत्काल सूचना संबंधित फोरम को देना चाहिए। एक नंबर है 1098, वो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो हम दे ही सकते हैं, सबसे सरल जो नंबर है। जैसा कि अभी हमारे कॉलर बता रहे थे, तो अगर हमारे कॉलर ने जैसी बात कही, तो हमको कहीं भी अगर बाल श्रम दिखता है, कहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा लगता है कि असुरक्षा की भावना महसूस कर रहा है, तो तत्काल हमें सूचना दें। जब तक हमारे पास या पुलिस के पास या संबंधित फोरम के पास कोई शिकायत, कोई सूचना नहीं पहुंचेगी, हम कैसे उस तक पहुंचेंगे? बताइए आप मुझे, क्या माध्यम है? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो कॉलर है, कि क्या माध्यम, कैसे पहुंचेंगे, हमें कैसे पता चलता है? या हम मीडिया के माध्यम से, मीडिया को भी कैसे जानकारी लगती है? आप ही लोग बताते हो कि फला व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर दिया, आज इस स्कूल में ये हो रहा है, आज स्कूल वालों ने ये गलत ये जानकारी ले ली, गलत हमसे ये फीस ले रहे हैं, या कुछ भी कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसकी जानकारी भी आप ही लोगों के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी समाज की सजग रहने की है। माता पिता या कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैं आपसे फिर भरोसा दिलाना चाहता हूं आयोग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि अगर माता पिता भी गलती करेंगे उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है, उसके लिए भी धारा है हमारे पास, जिसके तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि माता पिता अगर हमारे बच्चों को ढकेल रहे हैं, अपराध की तरफ भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल, समाज का कोई भी अंग हो। चलिए, एक बैरागढ़ से कॉलर जुड़े हैं, सोहन मेवाड़ा। सोहन जी, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते मैडम। इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे छोटे बच्चों और बालिकाओं पे जो अपराध मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है, उसको लेकर बाल आयोग भी अपनी लापरवाही बरत रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर लगभग जिलों में यह देखने को मिलता है कि बाल आयोग कुछ जैसे बच्चियों के साथ कुछ दुष्कर्म होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को गलत धंधे में गलत जगह उतार देते हैं। इन लोगों पर भी बाल आयोग का कोई निर्णय या ऐसा कोई कानून या ऐसी इनकी कोई लगाम नहीं होती है कि उन पेरेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए या उन बच्चों को व्यवस्थित तरीके से कहाँ अपन को व्यवस्थित करना चाहिए और उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए। और बाल आयोग को सबसे पहले तो मैं ये मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, उसमें ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश या पूरे देश में बाल आयोग को एक मुहिम स्कूल लेवल से चलानी चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को मैच्योर कर सकें, बच्चों को इस चीज के बारे में बता सकें कि ये गलत चीज है, ये सही चीज है। ठीक है, चलिए, अच्छा सुझाव था, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे लगता है बाल आयोग से संबंधित बहुत सारी बात थी। ब्रजेश जी, आपने सुना, मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे। ये जो हमारे महोदय कॉलर महोदय कह रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लगातार मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में गुड टच बैड टच को लेकर हमारा जो डिपार्टमेंट है, देखिए एक्चुअली समझने की ज़रूरत है, यहाँ लोग समझ ही नहीं पाते कि बाल आयोग का क्या रोल है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाल आयोग एक इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, यानी कि सरकार की बच्चों से संबंधित योजनाएं हो, चाहे वो बच्चों के अधिकार और संरक्षण से संबंधित मामले हों या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उसमें बाल आयोग इंटरवेंशन करता है और डायरेक्शन देता है। बाल आयोग सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि बाल आयोग में तो 5-6 लोग होते हैं, एक व्यवस्था होती है, तो हर जगह जाके बाल आयोग तो कार्रवाई करेगा नहीं। बाल आयोग प्रशासन को सूचना देके या अनुशंसा करके, रिकमेंडेशंस करके, डायरेक्शन देके कार्रवाई कराता है। सपोज करिए कि किसी स्कूल की प्रॉब्लम है, तो हम जिला शिक्षा अधिकारी को हम निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अनुशंसा करते हैं कि आप इस स्कूल की ये शिकायत आई है, ये करिए। या पुलिस थाने की कोई कंप्लेंट, हमको कोई सुनवाई नहीं हो रही बच्चे की, तो हम पुलिस टीआई को लिखते हैं, एसपी को लिखते हैं, डीआईजी को लिखते हैं। हमारा काम सिर्फ ये होता है।
दूसरी बात जो ये कॉलर कह रहे हैं कि हमने स्कूलों में ये जानकारी नहीं, स्कूलों में लगातार इससे संबंधित जानकारी संस्थाओं के माध्यम से यानी एनजीओस के माध्यम से दी जाती है और लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो पर्टिकुलर क्लास में बच्चों को एक अच्छे बुरे की जानकारी, कानून की जानकारी, अच्छा बुरा क्या होता है, गुड टच बैड टच, किस तरीके की चीज़ें उनको नहीं करना चाहिए, किन तरह की चीज़ें करना चाहिए, कहाँ उनको किस फोरम पे किस नंबर पे सूचना देनी चाहिए, ये सब जानकारी लगातार दी जाती है। हमने मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी स्कूल हैं उनमें सुझाव पेटी, शिकायत बॉक्स डायरेक्शन दे के लगवाए हैं कि वो डायरेक्शन सुझाव पेटी, शिकायत पेटी इसलिए होती है कि कोई बच्चा अपने मन की बात कह के उसमें पत्र के माध्यम से डाल सकता है। ये पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में लगी है शिकायत पेटी, सुझाव पेटी, ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा, कोई पालक, बहुत ही कम लोग जो है वो अपनी मन की बात उसमें डालते हैं। देखिए, हम कानून हो या जुडिशरी की व्यवस्था हो या शासन की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार शासन बार बार सभी चीज़ों की जानकारी देता है। गुड टच बैड टच चाहे स्कूलों में हो, चाहे और भी जगह पे जहां बच्चों को हम दे सकते हैं, स्लम बस्तियों में हो, हम संस्थाओं के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों तक वो जानकारी पहुंचे जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है, वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग करता है, काम करता है। मॉनिटरिंग अथॉरिटी हैं हम जहां देखते हैं कि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी देखरेख संरक्षण में लापरवाही हो रही, हम तत्काल उसको संज्ञान में लेकर और हम डायरेक्शन देते हैं, अनुशंसा करते हैं कार्रवाई की। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, प्रकाश जी। प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी, अपनी बात रखिए। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है नशे से। सरकार शराब को नशा नहीं मान के कमाई का साधन मान रही है, सरकार व्यवसाय बनाकर बैठी है। सबसे पहले नशे पर लगाम लगना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स में लगे तो उनका भविष्य बनेगा। ऐसा लगता है सरकार जनता की सेवा के लिए नहीं बनी है, सरकार जनता से सिर्फ टैक्स लूटने के लिए ही बनी है। ठीक है प्रकाश जी, छोटे नौनिहालों पर हम जो चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से अपराध में कई बार उनकी संलिप्तता होती है, उनके साथ गलत एक्टिविटीज हो जाती हैं, उसको लेकर कोई सुझाव आपका? मैम, मेरा यही सुझाव है, सबसे पहले शराब बंद होना चाहिए। बंद ना भी हो तो कम से कम लगाम लगना चाहिए। शराब को व्यवसाय न समझकर समाज सेवा के हिसाब से जोड़ना चाहिए। सबसे पहले नशा बंद होना चाहिए और दूसरा शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षित होंगे बच्चे तभी सही जगह उनका दिमाग लगेगा, सही जगह वो काम करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, इन्हें लगता है कि सबसे पहले नशे को पूरी तरह से बंद किया जाए। ये मुहिम पहले भी बहुत आई है, ऐसे सुझाव भी आए हैं, लेकिन जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, देखिए नशे से क्राइम बहुत बढ़ा है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके लिए बहुत बार चर्चाओं में बैठ चुके हैं। लेकिन पूरी तरीके से ये बंद हो जाए या बैन हो जाए, ये थोड़ा सा, ठीक है उनका सुझाव था, होना चाहिए, बट थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया ये देखते हुए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्या ऐसी कोई जगहों को बाल आयोग आइडेंटिफाई करता है जहां पर इस तरह की कोई चीज़ें हों या इस तरह के बच्चे ज़्यादा मिलते हों, उन्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहीं पे ले जाया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए, उन पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए या करवाई जाए, शायद कुछ हद तक ये कंट्रोल हो? देखिए, इसमें जो कॉलर जो हम बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर नशे के कई प्रकार होते हैं। अब उन्होंने नशे का कोई वर्गीकरण नहीं किया, उन्होंने कहा कि शराब बंद होनी चाहिए। शराब नीतिगत निर्णय है सरकार का और ये शासन के स्तर पर होता है। जहाँ तक आयोग की बात है, निश्चित तौर पर स्कूलों के आसपास जो भी पान गुटखे की दुकान है, सबसे पहले बनने के बाद हमने उसके लिए निर्देश निकाले। हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि पान की दुकानें या गुटखा या दारू की दुकान या शराब की दुकान हमारे स्कूलों के पास नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमने सबसे पहले डायरेक्शन दिया और उस पर कार्रवाई भी हुई। कई जगह जहां हम निरीक्षण के दौरान जाते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर अगर हमें कोई ऐसी शिकायत आती है कि हम गुटखा, हमारे पान गुटखे की दुकान पास में, इसको हटाइए, हम उसको दूर करने की बिल्कुल तत्काल निर्देश देते हैं और वो उस पर अमल भी होता है। रही बात नशे की, अब नशे के इतने प्रकार हो गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात,
अगर हम कहें तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ पर लिखा रहता है कि नशे करने से ये शरीर में नुकसान हो सकता है, फिर भी लोग नशा करते हैं। और अभी तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कॉलर जो कह रहे थे कि जानकारी के लिए, कि मैं कई जगह जब बस्ती में गया तो मुझे वहाँ की उनकी जो माताएं हैं बच्चों की, उन्होंने बताया कि भैया हमारे बच्चे से इसके पापा ही गुटखा मंगवाते हैं। अब सपोज करिए कि जब एक पिता अपने बच्चे से गुटखा मंगवा रहा हो कि मेरे लिए 20 रुपए का गुटखा लेके आ, राजश्री या फलाना जो भी गुटखे का नाम हो वो लेके आता है, तो क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम समाज के लोग, क्या हम जिम्मेदार नहीं है क्या? हम कह रहे हैं कि ठीक है नशा बंद बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल नशा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको बंद करने के बावजूद भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और हमारे ही अपने लोग समाज के उसको इस्तेमाल कराने के लिए बच्चों को मजबूर करते हैं। देखिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पीना मना है, तो क्या वो नहीं पीते? क्या पीते हैं। माँ बाप खुद लेने भेज रहे हैं। कई बार हम शराब की दुकानों के पास ऐसे लोग पाए गए, हमने कईयों बार कार्रवाई कराई अगर हमारे पास शिकायत आती, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास शिकायत करने के लिए तो कोई ना कोई आना चाहिए ना, हमारे पास सूचना तो आना चाहिए ना, तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। भाई हमें कोई सपना तो आएगा नहीं, या किसी तरह की कोई जानकारी हम तक ऐसे कैसे पहुंचेगी जब तक समाज के लोग अगर नहीं होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं इन कॉलरों के माध्यम से या समाज के उन लोगों के माध्यम से कि जो बात आप टेलीविजन के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप एक खुद भी जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आप खुद भी प्रयास करिए, हम तक पहुँचाइए, पुलिस प्रशासन तक बताइए, तभी तो ये चीज़ें रुकेंगी। कैसे रोकेंगी बताइए मुझे आप? तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। आप सूचना दीजिए कि कहीं ऐसा हो रहा है कि बच्चे से कोई दारू बिकवा रहा है, गुटखा पान बिकवा रहा है। जहां तक हम तो अपना काम कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस समाज में कई तरह के लोग हैं, तो इस तरीके के अपराध में सम्मिलित कराने के लिए वो प्रयास करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। रोकने का काम पुलिस का है, प्रशासन का है, और उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, और हम जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग रहे हैं, ये हमारा काम है और हम फिर करेंगे। आज चूंकि आपके माध्यम से कुछ लोगों ने बताया, फिर हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई हम लगातार करते रहते हैं और फिर से करके हम फिर निर्देश जारी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज़ जितना मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने भी ठीक बोली कि जब लोग कंप्लेन करेंगे या इस तरह की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करें कि कार्रवाई होगी। क्या ऐसा कोई प्रावधान है या किया जा सकता है कि सख्ती, कहते हैं ना कि सज़ा में इतनी ज़्यादा सख्ती हो कि थोड़ा सा इस तरह की गतिविधियों में जो लिप्त हैं या बच्चों को लिप्त कराते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो या अलग तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, तो कुछ ऐसी सज़ा हो या ऐसी उनको कुछ दिया जाए, ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि थोड़ा सा डर पैदा हो कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, उन्होंने ही अपने बच्चे को भिक्षावृत्ति में धकेल दिया या वही उससे चोरी करवा रहे हैं। देखिए चोरी में यदि वो पकड़ा गया तो पुलिस केस बनाएगी, अब होगा क्या, वो बच्चा है, उसको बाल आयोग भेज दिया जाएगा या दूसरी जो भी उसकी धाराएं लगती हैं वहां पे उसको कार्रवाई की जाएगी, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा दोषी माता पिता भी हैं, तो उन पर भी कार्रवाई हो या उनको कड़ी सजा मिले। बच्चे को तो आप बाल आयोग भेज देंगे, ठीक है, लेकिन उन पर भी कोई ऐसी सजा का प्रावधान है या होना चाहिए कि थोड़ा सा खौफ पैदा हो, क्योंकि हमने यदि बच्चे से कुछ गलत कराया तो आपको भी कड़ी सजा मिलेगी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए कमल जी। मैडम, मैं जो अभी आवाज नहीं आ रही थी, जो आपका प्रश्न है वो एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया, इसलिए जवाब देने में आता मरतू, जरा प्लीज एक बार और। चलिए देखिए, वो मैं अपना व्यक्तिगत सवाल मेरा ब्रजेश जी से था। आपने यदि नौनिहालों को लेकर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अपराध में सबसे ज्यादा ये बच्चे भी क्यों हैं या इनके खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध क्यों हैं, या ये इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कोई सुझाव? देखिए, जब तक ननिहालों के लिए, हालांकि हमारे बाल आयोग के सदस्य महोदय जी बैठे हुए हैं, ननिहालों की जो रिपोर्ट बाल आयोग की तरफ से जाती है, उस बाल आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार को जिम्मेदारी के साथ कड़ी कार्रवाई करना होगी, तभी जाकर ये बाल जो बच्चों के साथ हो रहे हैं वो अपराध वो रोक लग सकती है। लेकिन बाल आयोग एक ऐसी बॉडी है, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है, अधिकार तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक बाल आयोग की, राष्ट्रीय बाल आयोग एवं प्रदेश का जो बाल आयोग होता है उसकी विशेष ध्यान पूर्वक उन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके वजह से जो अपराध हो रहे हैं जो छोटे छोटे ननिहाल बच्चों के साथ, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
और कानून ऐसा पारित होना चाहिए और इतना सख्ती वाला होना चाहिए, अगर कोई भी कार्य गलत करता है उसकी सजा इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि दूसरा आदमी करने से पहले डर सके। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा सुझाव था और इसी बात को मैं कंटिन्यू ब्रजेश जी कर भी रही थी कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है या होना चाहिए कि कम से कम आज यदि आपने अपने बच्चे से चोरी करवाई है तो सजा इतनी कड़क मिले कि आप दोबारा 10 बार सोचें कि हम अपने बच्चे को उस जगह पे ना ही भेजें। जैसा कि आप जानती राखी जी, एक न्यायालयीन व्यवस्था होती है, उसके तहत कानून तो बहुत सारे हैं और निश्चित तौर पर इतने कड़े कानून हैं कि अगर उसकी सजा ही अगर केवल मिल जाए तो भी ये बहुत बड़ी सजा होती है। और अगर चाहे माता पिता हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, बच्चों के साथ अगर अपराध कर रहा है या कराया जा रहा है उनके साथ या उनको उपयोग में लाया जा रहा है, इन सबके लिए बहुत कड़े कानून हैं। लेकिन होता क्या है अमूमन कि जब, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा में बताया कि पहली बात तो इसकी शिकायत उस ढंग से नहीं की जाती है, ना ही हमारे पास कोई ढंग से सूचना आती है। अगर कोई शिकायत करता है तो कई बार उस शिकायत को वापस ले लेता है। अगर हम उसके परिजन पर कार्रवाई करने को जाते हैं तो वो शिकायत वापस लेने की बात भी करता है। चूंकि न्यायालयीन व्यवस्था में ये प्रावधान है कि हम किसी को जबरदस्ती ये नहीं कर सकते कि आप शिकायत करिए और करने के बाद आप रुकिए, नहीं, आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं न्यायालयीन व्यवस्था में कई थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी बात, जैसा कि कमल जी ने कहा कि निश्चित तौर पे हमारी रिकमेंडेशन को सरकार ऐसा नहीं है कि गंभीरता से नहीं लेती। अब तक हमने जब तक बहुत सारे गंभीर मामलों को अगर भेजा होगा तो उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ उसको लिया है। सरकार उस पर पालन करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपको फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक न्याय की व्यवस्था होती है, कानून की एक व्यवस्था होती है। उसके तहत आप जब तक कोई शिकायत करता ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे तो मेरे पिता को सजा दिला, और ऐसे मामलों में हुई है। हमने शाजापुर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत एक पिता के ऊपर मामला दर्ज कराया, सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैंने कराया। मैं शाजापुर गया, एक पिता ने अपने बच्चे को बहुत मारा था, उसकी पूरी पीठ पर निशान थे। मेरे तक जानकारी आई, मैं उस शाजापुर गया उस बच्चे से मिलने। और राखी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा केस है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत, जिसमें 5 साल की सजा होती है और जुर्माना होता है, उस पिता के खिलाफ आज भी दर्ज है। आप चाहे तो जानकारी ले सकती है, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, अगर कोई परिजन चाहता है कि मेरे बच्चों के साथ, उसकी माता चाहती है कि पिता ने ऐसा किया है, या बच्चा चाहता है, या उसके उस स्थिति को ऐसा हमें लगता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ उस कड़े कानून के तहत कार्रवाई होती है। मगर कानून में कहीं ना कहीं न्यायालयीन व्यवस्था में भी कम्युनिकेशन गैप होते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारी व्यवस्था हैं। कानून में कई तरह के पेंच होते हैं जिनको सब बदलना संभव नहीं है। इसके लिए निश्चित तौर पर आप हम सब बैठकर जो राय मशवरा करते हैं या जो सुझाव आते हैं उनको हम ऊपर भेजते हैं और उसमें बदलाव की पूरी व्यवस्था रहती है। अभी अमिटमेंट हुआ पाक्सो में। पाक्सो कितना बड़ा कानून है, 2012 में आया, आपको पता होगा, जिसके माध्यम से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े संत जेल में है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो एक कानूनी है। पाक्सो जो कितना बड़ा कानून है, जो उस कानून के तहत बड़े से बड़े अपराधी को सजा हुई है। तो ऐसा नहीं है, उस कानून का इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई चूक हो जाती होगी। मैं ये सहर्ष स्वीकार करता हूं कि इम्प्लीमेंट में कहीं हो सकता है कि गलतियां हो जाती हो, उसको समझने में, उस केस को समझने में, उस केस को प्रस्तुत करने में, या एविडेंस नहीं होने के कारण, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं न्यायालयीन व्यवस्था में ये सब हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कड़े कानून भी है और इसके लिए जो सुझाव आते हैं हम और भी लिखते हैं कि भाई कोई भी हो। देखिए, कानून में कोई भी छोटा बड़ा, समाज का कोई भी माता पिता, कोई भी जो बच्चे के साथ अपराध करेगा, कराएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो निश्चित तौर पर दोषी है। उसके खिलाफ उसकी आईपीसी के तहत तो होता ही होता है। बच्चों का खुद का एक कानून है, पाक्सो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कानून है, इसके तहत अपराध पंजीबद्ध होते हैं और हमारा कानून, हमारा पुलिस भी करती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। लेकिन जब तक कि हमारे सामने कोई चीज़ आएगी नहीं, किसी चीज़ की सूचना नहीं आएगी, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये बीच में जो पब्लिक की और हमारी सूचना का माध्यम जो हम तक नहीं पहुँचती है, या शिकायत शिकवा नहीं होता है, या कोई ढंग से कोई शिकायत करने नहीं आता है, तो ये सब चीज़ों का है। केवल कह देने से काम नहीं चलता, जिम्मेदारी हर प्रत्येक नागरिक की है, उसको वो निभाना चाहिए। अच्छा ब्रजेश जी, मान लीजिए कोई कंप्लेन बाल आयोग तक पहुंचती है, उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है? अब वो बच्चे के माध्यम से आई हो, परिजनों के माध्यम से आई हो, या अन्य व्यक्ति के माध्यम से आई हो, उसके बाद वो पूरी प्रोसेस में कितना वक्त लग जाता है और कहाँ तक वो जाकर फाइनल होती है? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग नहीं जानते, या इसलिए भी नहीं करते हैं कि उनको लगता है आज हम कंप्लेन करेंगे, पता नहीं उस लेटर पे कब सुना जाएगा, कब पढ़ा जाएगा, कब वो फॉरवर्ड होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो कुछ लोग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो उस प्रक्रिया में इतने पिस जाते हैं कि शायद उनका वो दर्द ही बढ़ाता है। नहीं,
निश्चित तौर पर इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी वो मतलब प्रक्रिया में देरी लगने का सवाल नहीं है, क्योंकि बाल आयोग मैंने पहले भी बताया कि मॉनिटरिंग अथॉरिटी होता है, जो क्रियान्वयन नहीं ढंग से हो पा रहा है या बच्चों के अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, उसके लिए वो हमारे फोरम पर शिकायत कर सकते हैं। और जैसे ही वो शिकायत करते हैं विद इन 3 दिन के अंदर हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि शिकायत में वास्तव में न्याय की व्यवस्था में कहाँ उसको उसका अधिकार नहीं मिला है, तो संबंधित विभाग को हम पत्राचार करते। देखिए, पहले किसी भी या अगर कोई ऐसी घटना आती है जिसमें जांच की आवश्यकता होती है, देखिए शिकायत करने वाला झूठा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो उसको पहले जांच परखना बहुत जरूरी होता है। तो हम संबंधित विभाग को, यानी कि पुलिस से संबंधित है तो पुलिस के मुखिया को, जिस जिले से संबंधित हो उस जिले के मुखिया को, जिस प्रशासन से जिस विभाग से संबंधित होती उस प्रशासन के मुखिया को, जिम्मेदार लोगों को हम वो पत्राचार करते हैं। पत्राचार करने के बाद हमारे पास 15 दिवस में वो रिपोर्ट आती है। अमूमन बाल आयोग में वो मामले आते हैं जो मामले निचले स्तर पर नहीं सुनाई देते, नहीं सुनाया जाता है, या उनको सही ढंग से रिप्लाई नहीं मिलता है, या उनकी बात को या उनको न्याय मिलने में देरी हो रही होती है, जब व्यक्ति कोई बाल आयोग में आता है। अब बाल आयोग में कौन कौन सी शिकायत कर सकते हैं ये भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल से संबंधित शिकायतें हैं, बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी से संबंधित हो, चाहे वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, या बच्चों से संबंधित उनके जो भी अधिकार है। बच्चा शब्द यानी 18 साल से जो एक दिन भी कम उम्र का होगा वो बच्चा कहलाएगा। तो उनके अधिकार, जहां उनको अधिकार जो यूएनसीआरसी ने जो अधिकार दिए हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो जीने का, स्वतंत्रता का, सुरक्षा का, इन अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो उससे संबंधित शिकायत वो हमको कर सकते हैं। अब नीचे हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं, हम तक आने की जरूरत तो बहुत बाद में होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो चाइल्ड लाइन के माध्यम से, चाइल्ड लाइन एक हेल्प लाइन होती है बच्चों की, 1098 जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से शिकायत दर्ज कराइए। उस शिकायत के माध्यम से संबंधित जहां भी जिस फोरम पे भी जाना रहता है, स्कूलों की होगी वो हम तक आ जाएगी, या डायरेक्ट भी स्कूलों की हम तक आती है। अगर वो किसी पॉक्सो के अपराध से संबंधित तो पुलिस के पास जाएगी, या डायरेक्ट भी आप पुलिस को कर सकते हैं। तो इन जगहों पर बाल कल्याण समिति हमारी एक न्यायपीठ व्यवस्था होती है, जिसमें हम देखरेख संरक्षण वाले बच्चों को, जिनका कोई नहीं होता इस दुनिया में, उसके माध्यम से शेल्टर होम में रखते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं होती है। एक श्रम डिपार्टमेंट होता है, एक महिला बाल विकास डिपार्टमेंट होता है जो बच्चों की सुनवाई करता है बच्चों से संबंधित मामलों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टेक होल्डर हैं, जब इनके पास कोई आपको न्याय नहीं मिलता है या डायरेक्ट कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इनके पास, तो हमारे पास के लिए आता है कि भाई वो विभाग हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, या स्कूल हमारी नहीं सुन रहा है, या थानेदार हमारी नहीं सुन रहा है, टीआई ने हमारी रिपोर्ट काबिज नहीं की है, इस तरीके की एसपी ने इसमें गलत जांच दे दी है, इस तरीके के मामलों को हम तक आते हैं और हम उनकी सुनवाई 3 दिन में संबंधित विभाग को भेजते हैं और 15 दिन के अंदर उनका जो जवाब आता है उस पर हम फिर निर्णय करते हैं बच्चे के हित में, जो सर्वोत्तम हित होता है, जो एक्ट कहता है हमारा। तो ये हमारी व्यवस्था है। देखिए, डायरेक्ट अधिकार नहीं, आयोग जो होता है वो पूरे मध्य प्रदेश में समुचित बच्चों के अधिकारों की मॉनिटरिंग अथॉरिटी, यानी कि कोई भी उनके अधिकारों से छेड़छाड़, हनन उनको नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है और बाजी उनके साथ कोई हक नहीं मिल रहा है उनका, तो उसके लिए हम बैठे हैं और उसके लिए हमारे पास जो शिकायत आती है हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसको हमारी तरफ से समाधान मिल जाए। ये हमारी एक न्यायालयीन व्यवस्था है। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात और है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें कुछ बच्चों को फ्री में, मुफ्त में शिक्षा भी दी जाती है, बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि न जाने क्यों बच्चे छोटे अपराध की तरफ हैं या भिक्षावृत्ति की तरफ हैं, या आप देखिए अमूमन कहीं भी मिल जाएंगे, छोटा छोटा काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी इसलिए वो कर रहे हैं या करवाया जा रहा है, जो भी इसके पीछे की वजह हो, लेकिन है तो अपराध, क्योंकि पढ़ने लिखने की उनकी उम्र है और वो किस तरीके की गतिविधियों में हैं। तो जब सरकार यदि शिक्षा की बात करती है या मुफ्त में शिक्षा की देने की भी बात की जा रही है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है या बाल आयोग में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि उनको एक क्लियर करके या ऐसा कोई बना के एक सिस्टम उनको महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा की तरफ फोकस किया जाए? निश्चित तौर पर सरकार की व्यवस्थाएं होती है और सरकार ने आरटी जैसी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसमें गरीब बच्चे जो हमारे कमजोर वंचित वर्ग के होते हैं उनको पहली क्लास में जिनकी फीस सरकार भरती है उसके तहत उनको व्यवस्था दी गई है। एक तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो गया। दूसरा, शिक्षा विभाग हमारा लगातार इस पर काम करता रहता है। जो ऐसे बच्चे हैं जो परिस्थिति बस फीस नहीं भर पा रहे, हमारे सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती है, बहुत नॉमिनल फीस के साथ हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन होता है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में बिल्कुल कोई भी सीधे तौर पर जाके एडमिशन करा सकता है, उसे कोई कहीं दिक्कत नहीं है। एक ये हमारी व्यवस्था है, ये सरकार की तरफ से है, ठीक है। दूसरा, हमारे ऐसे बच्चे जो
कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमारे शिक्षा विभाग ने कोरोना की जैसी स्थिति में मोहल्ला क्लास चलाई है। हमारे कई संस्थानों के माध्यम से, निजी संस्थाओं के माध्यम से हम उस बस्ती तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचते हैं कि जो बच्चा हमसे छूट रहा है वापस स्कूल से कैसे जुड़ जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा को पहुंचाने का काम भी कर रही है। इस तरीके से सरकार की एक अपनी व्यवस्था होती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से हो। कहीं ना कहीं हम बच्चों को संपूर्ण उनके अधिकार देने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। शिक्षा विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है और अभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सीएम राइज स्कूल खुलने वाले हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग उस पर बहुत चिंता व्यक्त करते हुए काम कर रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा लोगों ने हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिए हुए, लेकिन कोरोना की परिस्थितियां थी, हम भी समझते हैं शिक्षा से दूर हो गए। कोरोना की दूसरी वेव के बाद मध्य प्रदेश के लगातार 10 जिलों का दौरा खुद मैंने किया, आयोग के नाते पूरे भोपाल की बस्तियों का दौरा किया है कि कैसे बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ें। वहाँ पर हम निजी संस्थाओं के माध्यम से मोहल्ला क्लास चला रहे हैं, हम लोगों को भेज रहे हैं कि भाई उनको प्रेरित करें, उनके माँ बाप को कम्युनिकेशन बनाएं। स्कूल के जो टीचर्स हैं हमारे, वो भी जाते हैं, लगातार संपर्क करते हैं। तो हमारा शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है इस पर, सरकार के माध्यम से हम काम करते हैं और उनमें समय समय पर हम निर्देश जारी करते रहते हैं। अगर कोई समस्या दिखती है हमें कि शिक्षा से हम कैसे जोड़ सकें, इस पर लगातार हम बारीकी से काम कर रहे हैं और हमारी नज़र बिल्कुल बनी हुई 24 घंटे उसके ऊपर। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, घनश्याम वासवानी जी। घनश्याम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी। बच्चों के ऊपर सरकारें विशेष ध्यान नहीं दे पा रही हैं। जिस तरह से गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा दे रही है सरकार, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य। जो सरकारी स्कूल हैं उसमें या तो अध्यापकों की बहुत कमी है या वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनकी बहुत कमी है। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिले और वो आपराधिक स्थितियों में जाने से बचे। दूसरा, ये जो रोड पे हर चौराहे पे लोग जो भीख मांग रहे हैं और वो भी मांग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों से भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं, ये देख के तो अपने को शर्म आती है। और विशेषकर उसमें बच्चियां होती हैं, उनसे भीख मंगवा के और बाद में उनको आगे जब बड़े हो जाती हैं बच्चियां, उनको नरक में डाल देते हैं लोग। ये सभी चौराहों पे इन सब के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी मांगते हुए न दिखे। सरकार उनको रोजगार देना, जैसे फ्री में अनाज दे दिए वैसे रोजगार दे, भिक्षावृत्ति से रोके, तभी इस पे संभव है कि कुछ बच्चों को सही प्रेरणा मिलेगी और गलत लाइन पर जाने से बच्चों का। चलिए घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अच्छा सुझाव था। मुझे ऐसा लगता है सख्ती की बात पहले मैंने भी की थी ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं काम हो रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी हम यदि अपराध का और या बाल अपराध का रेशो देखें तो वो पता नहीं बच्चों के साथ क्यों ज़्यादा है। क्योंकि हम शुरुआत में ये बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट होते हैं, पर एक बात जो इन्होंने ये सुझाव दिया कि इस चीज़ को टोटल बंद करा दिया जाए या इसके लिए सख्ती हो जाए कि छोटी बच्चियां या बच्चे ना भिक्षावृत्ति करेंगे ना इस तरह का कोई काम करेंगे। माँ बाप से बनता है तो करें, नहीं बनता ना करें। वो बच्चे जिनका कोई भी नहीं है उन्हें अनाथ आश्रम में डालिए, सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है। इसके लिए सख्ती हमें वाकई में, मुझे लगता है एक सुझाव अच्छा था कि करनी चाहिए। क्या बाल आयोग इस सुझाव को लेकर कुछ ऐसा प्लान आगे करवा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि इन्होंने कहा, पहले भी हमने एक ऑपरेशन मुस्कान पूरे शहर में चलाया था सरकार के साथ मिलकर, उसमें सख्ती की गई थी। लेकिन आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कानून में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रावधान नहीं है कि हम इनको लंबे समय तक इस व्यवस्था में माता पिता को, वहीं दूसरी बात आ जाती है जैसा मैंने कहा कि उनका सर्वोत्तम हित उनके परिवार में होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो उनके अपने हों। लेकिन आपने जैसा या आज के जो हमारे कॉलर हैं जिन्होंने कहा है, तो हम इसको और भी सख्ती से लागू कराने का प्रयास करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सख्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब हम यही देखेंगे कि भाई अगर सख्ती करना है तो अब चाहे कोई भी हो, उसको हम सख्ती के रूप में जो है वो कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पुलिस के माध्यम से। जो भी हमारे स्टेक होल्डर होंगे उनके माध्यम से इस पर हम सख्ती कराने का पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सख्ती पहले भी की जाती रही है, पहले भी उसकी व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसा कि बताया
कि बालकों का हित जो है वो सर्वोत्तम हित उनके परिवार में होता है। ये जान के कई बार हम इस चीज़ से बच जाते हैं कि भाई ठीक है, एक बार गलती करी, हम उनको समझाइश देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी चीज़ की होगी तो उस पर सख्ती भी की जाएगी। अगर इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आएगी तो निश्चित तौर पर हम उस पर सख्ती भी लागू करेंगे। आयोग उसके लिए नियम पॉलिसी जो भी होगा सरकार से रिकमेंडेशन करेगा, बिल्कुल कर सकता है उसके लिए। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, सभी कॉलर्स के जो सुझाव थे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे सुझाव थे, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इन तमाम चीज़ों से नौनिहालों को बाहर निकाला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बातें शेयर की। मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि आखिरकार किन किन चीज़ों की कंप्लेन भी बाल आयोग में होती है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आई है कि जागरूकता हमारी और आपकी भी है। यदि आपको लगता है कि कहीं छोटे बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में हैं या उनके पेरेंट्स करवा रहे हैं या वो करवा रहे हैं, उनसे एक बार बात करिए। यदि आपको संदिग्ध लगता है तो आप उसकी कंप्लेन करिए। कंप्लेन के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये पहल हमें करनी होगी, तभी शायद इन सारी चीज़ों से हम बाहर निकल पाएंगे। आज क्योंकि हमने चर्चा की असुरक्षित नौनिहाल पर, कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।